हिंद साथियों, स्वागत है आपका यूपीएससी 360 डिग्री में। यूपीएससी के इस इकोनॉमिक सीरीज के लेक्चर में हमने अब तक देखा कि क्या होता है फियाट मनी, लीगल टेंडर क्या होता है, फियाट मनी से रिलेटेड जो भी हमने देखा, फिर लीगल टेंडर, मनी क्या होता है, मनी के टाइप्स क्या होता है। हमने देखा था कि किस तरह से स्टार्टिंग्स में बार्टर सिस्टम होता है, उसके बाद कमोडिटी मनी, उसके बाद कमोडिटी मनी के बाद मेटेलिक मनी, और इस तरह से हमारा पेपर मनी और डिजिटल ट्रांजेक्शन्स वगैरह जैसे वर्चुअल करेंसी के रूप में हम लोग आज इस्तेमाल करते हैं, इस तरह से डेवलप होकर के। नाउ हमने ये भी देखा था कि किस तरह से हम लोग जो बैंकिंग ऑपरेशंस होता है तो उसमें कैसे बैंकिंग जो बैंक मनी या डिपॉजिट करते हैं बैंक में जो मनी, तो उसके लिए हमें क्या टर्म डिफिनीशन हमें जानना जरूरी होता है। तो वो सब सारी चीजों को हमने मतलब वहाँ पे देखा था। फिलहाल हमें जो है कि मूव ऑन करने की जरूरत है। इस लेक्चर को कंटिन्यू करते हुए हम नेक्स्ट टॉपिक्स में डिजिटल ट्रांजेक्शन के बारे में आज सीखेंगे। तो डिजिटल ट्रांजेक्शन क्या होता है, आज हम A to Z हम सारी चीज सीखेंगे, और जो छूट जाएगा उसको नेक्स्ट जो लेक्चर्स है उसके बारे में उसमें हम इसको क्लियर कर लेंगे। तो चलिए दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं इस सीरीज में। तो सबसे पहले हमने पिछले जो लेक्चर्स में पढ़ा था तो उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है जिसको हमें यहाँ पे करके देखते हैं। इसमें बोला क्या है दोस्तों, क्वेश्चन को पढ़िए। ये जो है यूपीएससी प्री 2016 में पूछा गया हुआ है। पूछना क्या है कि कोर बैंकिंग सॉल्यूशन का सही मतलब क्या है। देखिए ऑप्शंस में बोला गया है, पहला ऑप्शन बोलता है नेटवर्किंग ऑफ बैंक्स ब्रांचेस व्हिच इनेबल्स कस्टमर टू ऑपरेट देयर अकाउंट रिगार्डलेस ऑफ वेयर दे ओपन देयर अकाउंट्स। दूसरा है इट इज एन एफर्ट टू इंक्रीज आरबीआई कंट्रोल ओवर कमर्शियल बैंक्स विद थ्रू कंप्यूटराइजेशन। तीसरा क्या बोलता है स्टेटमेंट, इट इज ए डिटेल प्रोसीजर बाय व्हिच ए बैंक विद ह्यूज नॉन परफॉर्मिंग एसेट टेकन ओवर बाय द अनदर बैंक्स। देखिए सिंपल सा मतलब है कि कोर बैंकिंग सॉल्यूशन एलिमिनेशन मेथड से हम जाएंगे दोस्तों। तो एलिमिनेशन मेथड से हमें ये क्लियर हो जाएगा, क्योंकि देखिए दूसरा स्टेटमेंट पढ़ते ही कि इसमें क्या बोला है कि इट इज एन एफर्ट टू इंक्रीज आरबीआई कंट्रोल ओवर कमर्शियल बैंक्स थ्रू कंप्यूटराइजेशन। तो आपको पता होगा कि आरबीआई और जो अदर जितने भी सारे बैंक हैं तो सबका अलग अलग सॉफ्टवेयर होता है बैंकिंग ट्रांजेक्शन के लिए। तो उसके लिए तो उसका सेपरेट सॉफ्टवेयर है उसको फंक्शन करने के लिए आरबीआई का। तो ये स्टेटमेंट जो है क्या गलत है। उसके बाद क्या बोलता है ये इस डिटेल, ये ह्यूज नॉन परफॉर्मिंग एसेट के बारे में, ये डिफरेंट लीक है और इसका यहाँ पे कोई मतलब नहीं है। तो बोल सकते हैं कि इसमें इलिमिनेशन से 2 और 3 हमारा रॉन्ग होगा। तो 2 और 3 जहां भी है उसको इलिमिनेट कर दीजिए, बचता है एक ऑप्शन ओनली 1। तो इस तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट फियाट मनी के बाद बैंक मनी हमने पढ़ा। बैंक मनी के बाद आज हमें टॉपिक कौन सा देखना है, डिजिटल ट्रांजेक्शन। तो देखिए सबसे पहले हमें समझना है कि आरबीआई के रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट्स यानी आरटीजीएस होता है। फिर उसके बाद नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर यानी कि नेफ्ट, और एनपीसीआई वो अलग है। तो उसके द्वारा भी एक सॉफ्टवेयर बनाया गया इमीडिएट पेमेंट सर्विस का आईएमपीएस, एक डिजिटल ट्रांजैक्शन के लिए एक मतलब सेटलमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं, सॉफ्टवेयर प्रोवाइड कर रहे हैं। कुछ अलग से भी है जैसे कि आरबीआई का ईसीएस और एमपीसीएस का नाच एंड बीबीपीएस कार्ड, जो जैसे मास्टर कार्ड है, रुपे कार्ड है, जो मनी ट्रांजेक्शन के लिए होता है। एनपीसीएस में देखिए एनपीसीएस एक ही एनपीसीएस का ही बनाया गया है, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। और एनपीसीएस का सेपरेट अपना ऐप है जिसके जरिए वो ट्रांजेक्शन करता है, जैसे कि भीम ऐप हो गया। और उसके बाद और भी सारे जैसे मतलब सारे बैंकों का अपना अपना ऐप है, पेमेंट ऐप, जैसे कि एसबीआई बडी बोल सकते हैं, एक्सिस पे, फोन पे वगैरह। तो ये सारी चीज को हम यहाँ पे डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं। तो इसमें वरी होने की कोई नीड नहीं है। तो चलिए समझते हैं आरटीजीएस क्या होता है। देखिए सबसे पहले अगर समझे तो आरटीजीएस से पहले हम समझते हैं नेफ्ट, तो और ज्यादा क्लियरेंस के साथ समझेंगे। तो नेफ्ट समझने के लिए सबसे पहले अगर सपोज कि आप का अकाउंट एसबीआई में है और आप किसी मतलब कि फ्रेंड को आप सेंड करना चाहते हैं जिसका अकाउंट है एक्सिस बैंक में, तो उसमें अगर अमाउंट अगर 2 लाख या 2 लाख से अधिक है सपोज, तो उसको अगर सेटलमेंट करना है इस ट्रांजेक्शन को, तो बैंक टू बैंक ट्रांजेक्शन होगा, सेटलमेंट होगा। तो उसके लिए क्या है कि एक नेफ्ट होता है दोस्तों, जिसका मतलब होता है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। तो ये एक बैंक का मतलब बोल सकते हैं
कि आपस में सेटलमेंट होता है, और इस सेटलमेंट में क्या होता है कि हर एक 30 मिनट में एक ट्रांजेक्शन होता है। तो हर एक 30 मिनट में ट्रांजेक्शन होगा तो इस बोल सकते हैं कि पूरे डे में यानी कि 23 टाइम्स सेटलमेंट होगा या ट्रांसफर होगा वर्क। ये हो गया। इसमें भी कुछ मतलब कि जो चार्जेस वगैरह होते हैं सेटलमेंट का तो वो भी होगा, और बाकी जीएसटी जो भी चार्जेस वगैरह फी होता है तो उसके साथ जीएसटी भी अप्लीकेबल होता है। नेक्स्ट आरटीजीएस क्या होता है? आरटीजीएस का मतलब फुल फॉर्म कुछ रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट्स। तो रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट्स का मतलब कि अगर 2 लाख टू 2000 करोड़ सपोज की उसको सेंड करना है वन बैंक टू अनदर बैंक, तो ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स सिचुएशन हो जाता है कि अगर इतने बड़े अमाउंट को कैसे भेजा जाए। तो उसके लिए कोई ना कोई नेटवर्क होना चाहिए, कोई ना कोई मतलब ट्रांजेक्शन मीडियम चाहिए, क्योंकि अगर बैंक गाड़ी में भर करके अगर दूसरे बैंक में अगर सेंड करती है तो उससे मतलब रॉबरी का चांसेस बढ़ जाएगा। तो इससे मतलब इस चीज को अवॉइड करने के लिए आरबीआई यहाँ पे बीच में इंटरवेन करता है, और इस तरह से आरबीआई एक मीडियम प्रोवाइड किया कि चलो ठीक है, आरटीजीएस लेकर के आता है आरबीआई और बोलता है कि चलो ठीक है, जो भी अमाउंट तुमको दूसरे बैंक में सेंड करना है सबसे पहले क्या करो कि इस पहले जो है कि उसको आरबीआई को सेंड करना है। आरबीआई क्या करेगा कि जो मतलब जिसका अकाउंट है, क्योंकि आरबीआई के पास वो सब दोनों का अकाउंट है, सारे बैंक का अकाउंट तो आरबीआई में होता ही है। तो पहले क्या होगा कि जो बड़ा अमाउंट है उसको पहले आरबीआई में सेंड करना पड़ेगा, उसके बाद आरबीआई में जो अकाउंट होगा जो उस बैंक का, तो उस बैंक में जो है कि उसको ट्रांसफर कर दिया जाएगा। और इस सेटलमेंट में जो सर्विस फी होगा वगैरह वगैरह, तो वो तो चार्ज होगा ही, प्लस जो भी जीएसटी अप्लीकेबल होगा। तो इस तरह से मतलब आरटीजीएस और नेफ्ट काम करता है। उसके बाद देखें तो ये पेमेंट मिसलेनियस कुछ चीजें जैसे कार्ड पेमेंट गेटवे मतलब क्या क्या होता है। तो देखिए मास्टर कार्ड, वीजा कार्ड और जो भी एनपीसीएस रुपए कार्ड वगैरह होता है, तो ये सब जो है कि एक गेटवे प्रोवाइड करता है जिसके जरिए आप कहीं भी ट्रांजेक्शन वगैरह करते हैं। और ये दूसरी बात ये कि ये कोई फ्री होता नहीं। और जो भी मतलब कि एमडीआर चार्जेस अप्लीकेबल का मतलब क्या हुआ कि एमडीआर चार्जेस मीन्स कि जो भी मर्चेंट डिस्काउंट रेट होता है, अगर आप कहीं सर्विस लेने जाते हैं या कोई सामान खरीदते हैं तो वहां पे सामान लेने के बाद जो भी जो ट्रांजेक्शन होता है तो उस पर चार्जेस भी, सेलर के अकाउंट में कोई ट्रांजेक्शन होता है या मतलब पेमेंट होता है तो उसको वहां पे क्या होता है कि हर एक पेमेंट के लिए एमडीआर चार्जेस पेमेंट करना होता है, जो भी मतलब कि बैंक से लिंक होता है उसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं क्लियरिंग सर्विस। जो फुल फॉर्म क्या होता है? तो नेशनल इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस, ईसीएस बोलते हैं इसको। और एनपीसीएस के द्वारा क्या होता है? तो एन नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस, नाच बोलते हैं उसको। ये सब जो भी मतलब कि सॉफ्टवेयर प्रोवाइड आरबीआई और एनपीसीएस के द्वारा, तो इसमें इससे क्या कर सकते हैं कि जो भी हमारा मतलब मंथली बिल वगैरह होता है, इलेक्ट्रिसिटी बिल या जो भी रिचार्ज वगैरह, सैलरीज है, प्रीमियम्स या जो भी ऑटोमेटेड है तो उस बैंक अकाउंट में पेमेंट कर सकते हैं। फिर उसके बाद है कि पेमेंट सिस्टम ऑपरेटर्स, पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर्स, पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स। तो ये बैंक होता है या मतलब सारे बैंक्स क्या होते हैं आरबीआई के अंडर में वर्क करते हैं। और जो भी पेमेंट ऐप है या पेमेंट से रिलेटेड जो भी सेटलमेंट हो रहा है तो ये किस एक्ट के तहत होता है? तो ये पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट के तहत होता है। अगर कोई ऐप अगर उसको फॉलो नहीं करता है तो यहाँ पे आरबीआई बीच में इंटरवेन करके और उसको गाइडलाइन इशू कर सकती है। तो ये देख लिया कि पेमेंट मिसलेनियस में जैसे कार्ड पेमेंट गेटवे, क्लियरिंग सर्विसेज और पेमेंट सिस्टम ऑपरेटर्स कैसे उसको ऑपरेट करना चाहिए, और क्या उसको गाइडलाइन होना चाहिए, इंस्ट्रूमेंट कैसा होना चाहिए। तो इसके लिए आरबीआई इसमें क्या आरबीआई का रोल क्या है, तो ये सब रिलेटेड हमने देख लिया। नेक्स्ट हम देखते हैं कि नेफ्ट और आरटीजीएस में डिफरेंसेस थोड़ा देख लेते हैं। तो आरटीजीएस का मतलब तो रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट्स हमने देख लिया था। तो आरबीआई क्या करता है? ये दोनों ही नेफ्ट और आरटीजीएस दोनों आरबीआई के द्वारा ही कंट्रोल होता है। बट एक होता है नेफ्ट में हमने बताया कि ये दो बैंक के बीच का अपना ट्रांजेक्शन होता है, और आरटीजीएस में क्या होता है? बीच में आरबीआई के थ्रू ट्रांजेक्शन होता है। तो ये हमने देख लिया था वहां पे। उसके बाद ये भी वीकली चलता है, नेफ्ट और आरटीजीएस दोनों वीकली चलता है। फिर इस
नेफ्ट में क्या आता है, मिनिमम कितना भेजा जा सकता है, कोई भी अमाउंट है भेज सकते हैं। उसके बाद मैक्सिमम कितना भेज सकते हैं, मैक्सिमम 10 लाख ही भेज सकते हैं नेफ्ट के जरिए। और इसमें जो भी चार्जेस अप्लीकेबल है तो वो हम मतलब नॉलेज के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, या बोल सकते हैं कि इसका कोई मतलब नहीं है। इसमें मतलब मिनिमम अमाउंट आरटीजीएस के माध्यम से कितना भेज सकते हैं, तो 2 लाख अबाउट भेज सकते हैं, और मैक्सिमम 2000 करोड़ तक। बाकी जो इसमें चार्जेस अप्लीकेबल है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं। आरटीजीएस है क्या, बेसिकली हमने बताया था वहां पे कि ये इंस्टेंटली सेटल करता है इंडिविजुअली, जो भी मतलब जिसको भी ट्रांजेक्शन करना है 2000 करोड़ या मिनिमम जो भी मतलब जिस तरह का बड़ा बड़ा अमाउंट होता है, तो उसको आरटीजीएस बहुत ही आसानी से इंस्टेंट पेमेंट कर सकता है। और उसके बाद नेफ्ट में क्या है, वही थोड़ा सा उसमें मतलब हर एक 30 मिनट के बैच में वो क्या होता है, सेटलमेंट करता है। तो आरटी ट्रांजेक्शन होता है वो वेरी हाई वैल्यू होता है, या लार्ज स्केल बोल सकते हैं। बेसिकली ये क्या होता है कि कारपोरेट और जो कस्टमर का ट्रांजेक्शन होता है उसके लिए है ये नेफ्ट। बेसिकली जो रिटेल या मिड वैल्यू बोल सकते हैं उसके ट्रांजेक्शन के लिए है। और इसमें बेसिकली क्या है कि जो भी अमाउंट है उससे रिलेटेड फीस वगैरह जीएसटी चार्ज किया जाता है। ये फिर बाद में ऐसा सिचुएशन आया कि जून 2019 में कि आरबीआई बोला कि मैं जो है कि इसमें कोई चार्जेस वगैरह नहीं लेता हूँ। तो बैंकों को सजेशन किया कि जब मैं नहीं ले रहा हूँ तो आपको भी इसमें वेव करना चाहिए, आपको भी इसमें छूट देनी चाहिए। बाकी जो भी यहाँ पे फिगर्स और एक्चुअल एडमिनिस्ट्रेटिव वगैरह वगैरह वो सब हमारे पॉइंट से इम्पोर्टेंट नहीं है। उसके बाद आईएमपीएस यानी कि इमीडिएट पेमेंट सर्विस क्या होता है। तो इमीडिएट पेमेंट सर्विस जो जिस तरह से नेफ्ट और आरटीजीएस को जो है आरबीआई कंट्रोल करता है, उसी तरह से ये एनपीसीएस के अंदर में काम करता है आईएमपीएस, उसके द्वारा ये बनाया गया सॉफ्टवेयर। तो ये भी उसी तरह से काम करता है, जैसे 24/7 मिनिमम आप ₹1 भेज सकते हैं, और मैक्सिमम आप मोबाइल से भेजना हो तो 10,000 तक भेज सकते हैं, लेकिन बैंक अकाउंट से आप 2 लाख तक भेज सकते हैं। चार्जेस 5 to 15 बट हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है इसमें। फिर कौन ऑफर कर सकता है, तो इसमें बैंक और पीपीआई। पीपीआई क्या होता है, पीपीआई बेसिकली प्रीपेड पेमेंट जो इंटरफेस होता है, जैसे कि फोन पे, मोबीक्विक, गूगल पे वगैरह ये सब, ठीक है। एनपीसीएस क्या होता है जी, कि इंस्टेंटली जो सेटलमेंट होता है जिस तरह आरटीजीएस में होता है, तो बस सेम जो है कि आरटीजीएस की तरह वर्क करता है, वो भी इंस्टेंट सेटलमेंट करता है। आईएमपीएस क्या करता है कि बैंक का जो वेब पोर्टल होता है उसको इस्तेमाल करता है। जैसे मोबाइल से अगर आपको भेजना है तो आप सिंपली भेज सकते हैं, या अगर मोबाइल स्मार्टफोन नहीं है, सिंपल मोबाइल है, तो उसमें हम यूएसएसडी का इस्तेमाल करके हम ट्रांसफर कर सकते हैं। उसी तरह से नेफ्ट में क्या होता है, नेफ्ट नेफ्ट में हमने बताया, नेफ्ट की तरह आईएमपीएस में क्या है कि जो भी मिडिल या रिटेल मर्चेंट है ट्रांजेक्शन है उसके लिए ही ये, ठीक है। हाँ, एक चीज क्या है कि ये फ्री नहीं है, इसमें भी जो भी चार्जेस वगैरह होता है वो अप्लीकेबल है, जीएसटी। और इसमें क्या है कि सिंपली हम बैंक के बारे में पता है, जैसे कुछ इन्फॉर्मेशन जैसे ब्रांच कोड, आईएफएससी कोड, तो हम किसी के भी अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं या कोई सर्विस लेते हैं तो हमें पेमेंट कैसे करना है। पेमेंट जैसे ये कस्टमर है और कस्टमर क्या करता है, यहाँ से सर्विस लेता है, तो सबसे पहले क्या करेगा, सेंडर फोन पे के अकाउंट से फोन पे से जो है कि एक कमांड भेजेगा एनपीसीआई स्विच में। एनपीसीआई स्विच यानी कि आईएमपीएस के माध्यम से उसको जो है वहां से अमाउंट डिडक्ट होगा, और वो अमाउंट कहाँ भेजेगा, फिर मतलब जो रिसीवर होगा, रिसीवर के फोन पे के अकाउंट में, और वो जो अकाउंट होगा जिस बैंक से लिंक होगा उसके अकाउंट में वो क्या करेगा, सेंड करेगा। इस तरह से वहां पे वो ट्रांसफर होता है। लेकिन इसमें क्या एक प्रॉब्लम आता है कि फोन पे के वैलेट से हम मोबीक्विक के वैलेट में नहीं उसको सेंड कर सकते हैं, या मोबीक्विक के वैलेट से हम फोन पे के वैलेट में नहीं सेंड कर सकते। ये एक सब सकते हैं कि एक ड्रॉबैक्स था जो यूपीआई में आया, जिस मतलब अगर सपोज कि हमें किसी तरह का टैक्स पेमेंट करना है, इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट करना है, या इंश्योरेंस रिन्यू कराना है, या वगैरह वगैरह, तो इसमें फैसिलिटी नहीं था। मोबाइल वैलेट से हम जो है कि दूसरे वैलेट में पैसा को ट्रांसफर नहीं कर सकते, ये इसका प्रॉब्लम था। उसके बाद है कि ये जो मोबाइल वैलेट से ये तो देख लिए कि इंटरऑपरेबिलिटी प्रॉब्लम, तो इस तरह से क्या है कि एक डिजिटल इकोनॉमी को बढ़ावा नहीं मिल रहा था इससे, इसलिए यहाँ पे क्या हुआ कि आरबीआई इंटरवीन किया। तो बेसिकली देखें कि ये जो यूपीआई होता है तो उस काम कैसे करता है। तो यूपीआई देखिए,
यूपीआई से आप क्या कर सकते हैं कि आप किसी भी बैंक में या किसी भी दूसरे मतलब जो फोन पे है या किसी दूसरे अकाउंट में आप पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं, स्कैन करके आप भेज सकते हैं, पे कर सकते हैं, किसी बिल पेमेंट करना है या किसी का भी रिचार्ज करना है तो रिचार्ज कर सकते हैं। एक दूसरी यहाँ पे इम्पोर्टेंट चीज क्या है कि अगर आधार इनेबल बायोमेट्रिक सिस्टम है तो पैसे ट्रांसफर करने के लिए किसी कोई कार्ड्स या कार्ड का जरूरत नहीं पड़ता है। सिंपली जो है फिंगरप्रिंट से के जरिए हम उसके अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं। यहाँ पर किसी तरह का कोई हिडन चार्जेस वगैरह एमडीआर नहीं है। इंटरऑपरेबिलिटी क्या है? देखिए सिंपल सा मतलब समझिए कि इंटरऑपरेबिलिटी मतलब होता है कि कस्टमर जो है कि कहीं भी कमर्शियली टेक्निकली जो है कि ट्रांसफर कर सकता है इंडिपेंडेंट पेमेंट प्लेटफॉर्म्स के जरिए। तो मतलब एक प्लेटफॉर्म्स पेमेंट प्लेटफॉर्म्स जहां से वो किसी भी बैंक अकाउंट्स में मतलब पैसे को ट्रांसफर करना, ट्रांजेक्शन करना, तो उसको हम बोलते हैं इंटरऑपरेबिलिटी। ये मतलब कि पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007 के जरिए आरबीआई इंटरवेन करता है और इंटरऑपरेबिलिटी जो था कि उसको ठीक करने का कोशिश करता है। एक गाइडलाइन जारी करता है जिसमें जो भी मतलब पेमेंट सिस्टम होगा उसके लिए क्या करना है कि केवाईसी सिस्टम लाए। केवाईसी सिस्टम से यानी कि केवाईसी सिस्टम होने के बाद कोई भी पेमेंट ऐप है तो बिना वैलेट में कोई अमाउंट स्टोर किए हुए वो दूसरे के वैलेट में वो ट्रांसफर कर सकता है, ले सकता है, दे सकता है। इस दूसरी बात की एक ग्रीवांस मैकेनिज्म भी फॉर्म किया गया। तो बोल सकते हैं कि जो ऑब्स्टैकल्स था कैशलेस इकोनॉमी का उसको खत्म करने का कोशिश किया है 2018 में आरबीआई के गाइडलाइंस के द्वारा। आगे बढ़ते हैं, उसमें क्या दिया। देखिए अब क्या है कि इसके द्वारा जो लाया कि कस्टमर को जो प्रॉब्लम हो रहा था कि फोन पे के अकाउंट से मोबीक्विक के अकाउंट में हम नहीं उसको सेंड कर सकते हैं, उसके वैलेट में पैसे को ट्रांसफर नहीं कर सकते या वगैरह जो भी इंश्योरेंस है, इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट वगैरह ये सब नहीं कर सकते थे। तो आरबीआई के गाइडलाइंस के बाद इंटरऑपरेबिलिटी को कुछ इस तरह से ठीक किया गया कि आप केवाईसी लाया, इसमें जो है कि आप कस्टमर्स को जानिए, उसके बाद कस्टमर्स ग्रीवेंस मैकेनिज्म लाया। तो इस तरह के रेगुलेटरी लाने का आरबीआई के पास पावर है। ये पावर कहाँ से आता है? तो पावर आता है पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट से 2007। तो ये इस इंटरवेंशन से आरबीआई ने मतलब एक मैकेनिज्म तैयार किया जिससे मतलब किसी भी वैलेट में हम किसी भी वन बैंक से दूसरे बैंक में ट्रांसफर कर सकते हैं, बैंक से वैलेट से जो है कि हम बैंक में ट्रांसफर कर सकते हैं और किसी भी दूसरे पेमेंट्स ऐप में जो है कि उसके वैलेट में हम ट्रांसफर कर सकते हैं। तो ये कुछ इंटरऑपरेबिलिटी मेथड काम करता है। आगे देखते हैं तो एनपीसीएस नोट क्या है? एनपीसीएस का सिंपल सा मतलब होता है कि नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। एक तरह का बोल सकते हैं कि नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी। कंपनी कितने टाइप्स का होता है वो हमने नेक्स्ट जो कंपनी एक्ट है तो उसके तहत हम लेके पढ़ेंगे। फिलहाल थोड़ा सा इसमें हम ओवरऑल देख लेते हैं कि इसमें क्या हुआ था। नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी जो बना तो वो 10 प्रोमोटर बैंक्स को जो है कि मिलकर के बनाया, जिसमें जो कैपिटल प्रोवाइड किया गया 10 बैंक के द्वारा तो वो 100 करोड़ था। इस कॉस्ट इफेक्टिव ट्रांजेक्शन सॉल्यूशंस बनाया गया इन 2008 में 2008 में, जैसे कि यूपीआई, भीम ऐप और इस तरह से एक मैकेनिज्म, पेमेंट मैकेनिज्म्स तैयार किए गए जो कि फाइनेंशियल इंक्लूजन, जिसमें मतलब पुअर्स या कोई भी ट्रांसफर कर सके और बैंकिंग नेटवर्क को इस तरह से मतलब ज्यादा रिच मिला। ठीक है, उसके बाद आगे हम देखते हैं कि कैसे आईडीएफसी बैंक आधार पेमेंट के जरिए जो है कि हम पैसे को ट्रांसफर कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। ये जो भी बैंक मित्र होता है वहां पे जाने के बाद आप सिंपल अगर फिंगरप्रिंट के जरिए, थंब प्रिंट के जरिए आप क्या कर सकते हैं, वहां से आप पैसे निकाल सकते हैं आधार कार्ड से। वहां पे किसी तरह का कोई क्यूआर कोड का जरूरत नहीं है, कोई पीओएस मशीन नहीं चाहिए, बस फिंगरप्रिंट चाहिए। उसके बाद हम देखते हैं कि एनपीसीएस आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम में क्या होता है। तो हमने वही चीज जो पहले स्लाइड में हमने दिखाया वो फिगर, तो उसी का यहाँ पे एक्सप्लेन करते हैं। तो एनपीसीएस आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम में क्या है कि सपोज कि मनरेगा वेज, मनरेगा में जो एम्प्लॉय है उसके
अकाउंट में अगर पैसे ट्रांसफर करने, तो ये जो मतलब एमपीसीआई जो आधार के जरिए जो सिस्टम क्रिएट हुआ है उसको बोलते हैं डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। तो इस डीबीटी के माध्यम से डायरेक्ट जो भी एम्प्लॉय है उसके बैंक खाते में क्या होता है, पैसे को हम लोग ट्रांसफर कर दिया जाता है। सपोज एलपीजी सब्सिडी प्रोवाइड करना या स्कॉलरशिप वगैरह, तो ये सब डीबीटी के माध्यम से प्रोवाइड किया जाता है जो आधार इनेबल है। ये कहीं भी बैंक मित्र या माइक्रो एटीएम सिस्टम से किया जा सकता है। इसमें क्या हुआ कि आईडीएफसी फर्स्ट ऐसा बैंक था जो कि आईडीएफसी आधार पे ऐप लॉन्च किया था 2017 में। और मतलब कैशलेस मर्चेंट सॉल्यूशन, जो आधार लिंक कैशलेस मर्चेंट सॉल्यूशन लाया, भारत का पहला ऐप था। इसमें कुछ नहीं, आपको मतलब कस्टमर अगर चाहता है कि पैसे निकाल ले कहीं से भी, तो आप किसी बैंक मित्र के पास जाते हैं और वहां पे सिंपली आधार कार्ड दे करके और थंबप्रिंट देते हैं मोबाइल ऐप पर जो आईडीएफसी का है। देन वो कस्टमर के बैंक अकाउंट से जो है पैसे क्या हो सकता है, ट्रांजेक्शन होता है। मतलब किसी भी तरह का कोई भी पीओएस मशीन नहीं चाहिए, कोई कार्ड स्वाइप मशीन का यहाँ पे रिक्वायरमेंट नहीं होता। तो ये एनपीसीएस आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम है। उसके बाद आगे हमें देखते हैं कि रिटेल पेमेंट सर्विस ऑफर्ड बाय एनपीसीआई। तो किस तरह का पेमेंट सर्विस जो एनपीसीआई प्रोवाइड कराता है, तो पहला है सीटीएस। सीटीएस में हमने देखा था कि चेक के माध्यम से कैसे जो है कि एक बैंक जो है कि उस चेक के इमेज को स्कैन करके और दूसरे बैंक में भेजती है और उसके बाद जो है कि ट्रांजेक्शन होता है, तो वो सीटीएस मेथड था। तो उसमें पिछले लेक्चर्स में हमने देखा। उसके बाद है एईपीएस। एईपीएस में क्या होता है कि आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम। इसमें क्या होता है कि सब गवर्नमेंट अगर किस इम्प्लॉय है मनरेगा या स्कॉलरशिप या एलपीजी सब्सिडी भेजना है, तो इस एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर के माध्यम से जो भी बेनिफिशियरी के अकाउंट है उसमें डायरेक्ट उसके अकाउंट में भेजा जाता है। उसके बाद है एनएफएस यानी नेशनल फाइनेंशियल स्विच। ये एक सॉफ्टवेयर है एनपीसीआई के द्वारा, जिसमें क्या होता है कि जितना भी बैंक का एटीएम्स होता है उसको आपस में क्या करता है, कनेक्ट करता है। तो ये एक सिस्टम है नेशनल फाइनेंशियल स्विच जो इसके द्वारा रन होता है, एनपीसीआई के द्वारा रन होता है। उसके बाद क्या है कि बीबीपीएस। बीबीपीएस यानी भारत बिल पेमेंट सिस्टम। तो इसमें क्या है कि अगर सपोज कि आपको किसी तरह का यूटिलिटी बिल पेमेंट करना है, फोन है, गैस है, या इस तरह से कुछ किसी का भी अगर पेमेंट करना है, रिचार्ज वगैरह, तो जैसे अमेजन पे है या इलेक्ट्रिसिटी कंपनी का, तो इसके लिए जो है इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम आरबीआई का है, कुछ इसी तरह का काम करता है, बीबीपीएस की तरह ही काम करता है, सेम फीचर्स। तो बेसिकली यहाँ पे जो भी रिचार्जिंग या फोन गैस है उसका जो बिल पेमेंट का काम होता है, तो हम बीबीपीएस सॉफ्टवेयर के माध्यम से करते हैं। फिर है नाच, NACH यानी नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस। ये भी एक तरह का मतलब सॉफ्टवेयर है जो भी मंथली सपोज के पेमेंट करना है एम्प्लॉय का, या सैलरीज या पेंशन इंश्योरेंस वगैरह जो भी पेमेंट करते हैं, तो वो इस नाच के माध्यम से करते हैं। सपोज कि मुकेश अंबानी चाहते हैं कि अपने जो भी एम्प्लॉयज है उसको पेमेंट करें, जो सैलरी है उसको पेमेंट करे, तो उसके लिए क्या करेगा कि इस नाच के NACH नाच के माध्यम से क्या करेगा, इस सॉफ्टवेयर के माध्यम से जितने भी इंडिया में उसके एम्प्लॉय है उसके अकाउंट में डायरेक्ट उसको पेमेंट सैलरी भेज देंगे। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं कि 2010 में जब एनपीसीआई आया था तो सबसे पहले क्या लाया, इमीडिएट पेमेंट सर्विस। उसमें क्या था कि सपोज अगर आपके पास कोई एंड्रॉयड नहीं है, तो अगर यूएसएसडी यानी मोबाइल टू मोबाइल ट्रांजेक्शन हो जाता था। फिर उसके बाद 2016 में एनपीसीआई क्या लेकर आता है, यूपीआई यानी यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। इसके माध्यम से जो भी बैंक है, बैंक से लिंक जितने भी सारे एप्स हैं, तो उसके थ्रू जो है कि आपस में एक बैंक से दूसरे बैंक या पेमेंट ऐप जो है कि एक प्लेटफॉर्म्स प्रोवाइड किया गया यूपीआई के द्वारा, जिसमें मतलब बैंक्स है या टेक्नो कंपनीज है जैसे फोन पे, मोबीक्विक, तो उसको हेल्प करता है मनी को ट्रांजेक्शन करने में। तो इस तरह से आप देख सकते हैं यहाँ पे कि पेटीएम क्यूआर कोड को स्कैन करके इसमें पैसे को ट्रांसफर कर सकते हैं, या एक्सिस बैंक है, पंजाब नेशनल बैंक का है, तो उसको किस तरह से यहाँ से पेमेंट कर सकते हैं, बिल है, रिचार्ज है, सर्विस वगैरह, इस तरह से आगे बढ़ते हैं।
तो सबसे पहले हम देखें कि हम बैंक में क्या होता है। बैंक में दो तरह के अकाउंट होते हैं, एक होता है करेंट अकाउंट, दूसरा होता है सेविंग अकाउंट। तो करेंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट होता है में हम मनी को डिपॉजिट करते हैं, वहाँ अकाउंट होता है। तो इसमें क्या होता है कि दो तरह से हम मनी को ट्रांजेक्शन करते हैं। एक यूपीआई बेस्ड जो भी एप्स होता है, तो उसके माध्यम से हम अपने मनी को वन वैलेट टू सेकंड दूसरे वैलेट में हम ट्रांसफर कर सकते हैं, या सिंपली जो वैलेट है जैसे कि मोबीक्विक या पेटीएम वगैरह था पहले, तो उसको हम बोलेंगे नॉन यूपीआई एप्स, जिसमें क्या था कि वो जो अमाउंट होता है उसको डिजिटल वैलेट में स्टोर करके रखता है। अगर आपको कहीं ट्रांसफर करना है सेलर को, तो मतलब अकाउंट होता था जिस बैंक में उसमें ट्रांसफर करते थे, और वहां पे क्या था कि जो भी बैंक में ट्रांसफर करने के बाद जो भी चार्जेस वगैरह होता था वो फीस लिया जाता था। लेकिन यूपीआई बेस्ड एप्स में मनी हमेशा आपके अकाउंट में ही रहेगा। उसके बाद ये उस अकाउंट में रहने के बाद क्या है कि आपको इंटरेस्ट बेनिफिट भी मिलेगा। दूसरी बात कि आप कभी भी ट्रांसफर कर सकते हैं सेलर को, यानी जिससे आप सर्विस लेते ट्रांसफर कर सकते हैं। बैंक किसी भी तरह का कोई चार्जेस अप्लीकेबल नहीं है। तो ये यूपीआई 1.0 आया था, तो उससे रिलेटेड एप्स में क्या फैसिलिटी था उसको देखते हैं। तो सबसे पहले करेंट एंड सेविंग अकाउंट जो भी था उससे लिंक होता था, और जो भी मनी है तो वैलेट में बिना ही स्टोर किए हुए जो है कि पैसा अमाउंट जो होता था डायरेक्ट उसका डायरेक्ट ट्रांसफर हो जाता था। उसके बाद एक उस ट्रांजेक्शन यानी रिमिटेंस, सपोज कि सऊदी अरेबिया में या यूएई में कोई काम करता है और वहां से कोई अपने फैमिली को भेजता है रुपया, उस ट्रांजेक्शन है, यानी वहां से मनी को यूपीआई के माध्यम से वो क्या करेगा, अपने फैमिली को सेंड करेगा। और पूल मनी क्या होता है? पूल मनी होता है कि जो आपके अकाउंट से ऑटोमेटिकली डिडक्ट हो जाते हैं, जैसे कि कोई लोन वगैरह ले तो उसका जो ईएमआई होता है वो हर एक मंथ के स्टार्टिंग में वो डिडक्ट हो जाता है, या कोई मंथली इंश्योरेंस वगैरह वगैरह, इस तरह से जो भी मंथली होता है वो डिडक्ट हो जाना, इसको बोलेंगे पूल मनी। अब इस जैसे यूपीआई में एक फैसिलिटी है कि सपोज हमने सर्विस लिया एंड वी वांट टू शेयर टू फ्रेंड्स। अगर सपोज कि हमने किसी सर्विस को लिया और हम चाहते हैं कि इस सर्विस का मतलब पेमेंट हमारे फ्रेंड करे, तो हम उसको शेयर करके पेमेंट करवा सकते हैं। नेक्स्ट है कि इस ऐप के माध्यम से क्यूआर कोड को स्कैन करके हम सेलर है उसके अकाउंट में हम ट्रांसफर कर सकते हैं। तो ये कुछ फैसिलिटी था यूपीआई 1.0 बेस्ड एप्स में। नेक्स्ट आता है 2018 अगस्त में यूपीआई 2.0। उसमें कुछ मॉडिफिकेशन होकर के आया था। क्या फैसिलिटी है वो चीज हम यहाँ पे देखते हैं। इसमें ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी इसमें लिंक था। सपोज कि आपके अकाउंट में अगर इनसफिशिएंट बैंक बैलेंस है और आप कहीं मतलब शॉपिंग करना चाहते हैं, तो वहां से ओवरड्राफ्ट यानी कि लोन के लिए जो है मतलब बैंक आपको वहां पे अमाउंट प्रोवाइड कराता है एज ए लोन, यानी ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी देता है। उस अमाउंट को आप वहां निकाल करके आप शॉपिंग कर सकते हैं। देन इट इज पेमेंट एज पर द लोन। उसके बाद है कि स्क्रू मैकेनिज्म्स क्या होता है। जैसे सपोज कि जब तक जैसे हमने पेमेंट कर दिया और सर्विस जब तक डिलीवर नहीं होगा तब तक उस पेमेंट का मतलब ट्रांजेक्शन नहीं होगा, वो पेमेंट लॉक इन रहेगा। सपोज कि कभी हम अमेजन सर्विस लेते हैं या किसी गैजेट का हम ऑर्डर देते हैं, तो वहां पे क्या होता है, पेमेंट पहले भी कर देते हैं। तो पेमेंट वहां पे क्या होता है, लॉक इन के फॉर्म होता है। जब तक हमारे पास वो सर्विस का डिलीवरी नहीं होता है, वो पेमेंट क्या होता है वहां पे ट्रांसफर नहीं होता है। तो इसको बोलेंगे स्क्रू मैकेनिज्म। यूजर मैंडेट क्या होता है? जैसे सपोज कि डीटीएच का बिल पेमेंट करना है और जिम पेमेंट करना है, या फ्यूचर में जो भी पेमेंट करना है उसके लिए हम इसे 1 महीना का रिचार्ज लेना है, तो का पहले से ही पेमेंट करना पड़ेगा। तो मॉडिफिकेशन था। और क्या देख सकते हैं कि इनवॉइस इन द इनबॉक्स। नया फीचर्स क्या कि सपोज हमने किसी चीज का सर्विस लिया तो उसका बिलिंग जो है कि हमें इनबॉक्स में मिल जाएगा इनवॉइस के फॉर्म में। फिर क्यूआर ऑथेंटिसिटी,
सपोज कि हम किसी मर्चेंट से मतलब सेलर के अकाउंट में हम उसको ट्रांसफर करना चाहते हैं, तो हम वेरीफाई कर सकते हैं कि ये मर्चेंट वाकई में ऑथेंटिक है और नॉट है। तो उसके लिए हम वहाँ पे क्या कर सकते हैं, क्यूआर कोड ऑथेंटिसिटी के माध्यम से हम उसको चेक कर सकते हैं कि ये जो सेलर है इसका अकाउंट बैंक में है या नहीं है। इस तरह से हम कुछ यहाँ पे वेरीफाई कर सकते हैं। आगे देखें तो इसमें कुछ क्वेश्चंस है, इसको सॉल्व कीजिए। यहाँ पे एक चीज और मैं बता दूं कि ये जो क्वेश्चंस है, ये क्वेश्चंस प्रीवियस लेक्चर्स के अकॉर्डिंग में है, तो आप इसको पढ़ करके कमेंट में इसका जवाब दे सकते हैं। और दूसरी बात कि मैं इसका आंसर भी प्रोवाइड कर देता हूं, तो पहले इसको वीडियो को पॉज करके आप इसका आंसर कमेंट में लिखेंगे, देन आप यहाँ से इसको आंसर कर सकते हैं। बोलता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिस्क्राइब्स द मीनिंग ऑफ लीगल टेंडर मनी। तो लीगल टेंडर मनी को कैसे सही से डिस्क्राइब किया जा सकता है, इस नीचे स्टेटमेंट के माध्यम से हम बताइए। बोलता है कि द मनी विच इज टेंडर इन कोर्ट्स ऑफ लॉ टू डिफर द फी ऑफ लीगल केसेस, पहला ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन है द मनी विच इज क्रेडिटेड इज अंडर कंपल्सन टू एक्सेप्ट इन सेटलमेंट ऑफ हिज क्लेम्स। नेक्स्ट है द बैंक मनी इन द फॉर्म ऑफ चेक्स, ड्राफ्ट्स, बिल्स ऑफ एक्सचेंज। अगला है डी द मनी मेटेलिक मनी इन सर्कुलेशन इन कंट्री। तो आप इसको कमेंट में सॉल्व कीजिए पॉज करके। तो आई होप आप लोग इसको कर लिए होंगे सॉल्व। चलिए बढ़ते हैं। तो इसमें सबसे पहले हमने बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था इसका, सिंपल सा हमने बताया था कि लीगल टेंडर क्या होता है। लीगल टेंडर का मतलब होता है कि सपोज कि वो 2000 का आपके पास नोट है और यू आर वांटिंग सम सर्विस फ्रॉम द सेलर, तो आप उस सेटलमेंट्स के लिए आप 2000 पेमेंट कर सकते हैं, और वो जो सेलर है उसके ऊपर कंपल्सन है कि उसको एक्सेप्ट करेगा इस सेटलमेंट को। अगर इस सेटलमेंट को नहीं एक्सेप्ट करता देन जो गाइडलाइंस है उसके अनुसार उसको जो है उस तरह का प्रावधान है। तो चलिए ये जो अगला क्वेश्चन है इसको भी आप देखिए, ये सीडीएस 2011 में पूछा गया था। तो इसमें क्या है, क्वेश्चन में स्टेटमेंट को थोड़ा देखिएगा कि इन इंडिया द मिनिमम डिनोमिनेशन कॉइन एक्सेप्टेबल फॉर ट्रांजेक्शन इज 50 पैसे। दूसरा स्टेटमेंट क्या बोलता है, कॉइन बिलो 50 पैसे इज नॉट ए लीगल टेंडर फॉर पेमेंट। इसमें क्वेश्चन है विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव इज आर करेक्ट। तो पॉज करके वीडियो को आप इस कमेंट सेक्शन में इसका आंसर दीजिए। देन आई होप कि आप कर लिए होंगे। तो हम इसका सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए सबसे पहले दोनों देखें तो दोनों स्टेटमेंट ही सही है। इंडिया में कोई भी क्वाइन 50 पैसे 50 जो भी मतलब इंडिया में जो मिनिमम डिनोमिनेशन है, यानी कि सबसे छोटा वैल्यू का अगर क्वाइन है जिसको अभी भी ट्रांजेक्शन में एक्सेप्टेबल है तो वो 50 पैसे है। हालांकि वो चलता नहीं है, लोग उसको एक्सेप्ट मतलब देते नहीं है, या मतलब उसका चलन धीरे धीरे खत्म हो गया, बट अभी भी उसका जो है एक्सेप्टेबल है। दूसरी बात की जो भी 50 पैसे है उसके नीचे का अगर कोई क्वाइन है अगर उसको कोई देता है तो वो लीगल टेंडर नहीं है। लीगल टेंडर नहीं है का मतलब है कि अगर कहीं सर्विस लेते हैं तो आप नहीं दे सकते हैं, और वो आपको मना भी कर सकता है लेने से। तो इस तरह से इसका लेक्चर जो है कि तो अब तक हमने बहुत सारे टॉपिक्स को देखा जो भी यूपीआई से रिलेटेड या डिजिटल ट्रांजेक्शन से रिलेटेड था। इस चीज को आप बार बार देखिए, समझिए, और जो भी मैं वहां पे जो है कि कमेंट आपका पढ़ता हूँ, कमेंट पढ़ने के बाद उसका जवाब दूंगा। ठीक है, तो उसके लिए आप वरी मत कीजिए। अगर जेन्युइन अगर कोई भी प्रॉब्लम्स होगा तो आप वहां पर भी डाल सकते हैं, मैं उसका प्रॉब्लम सोल्व करने का कोशिश करूँगा। टॉपिक से रिलेटेड जो भी है, जो बच गया है रिमेनिंग जो टॉपिक्स, उसको हम देखेंगे। फिलहाल के लिए अब हम जो है कि यहाँ पे लेक्चर को एंड करते हैं, और इसको पढ़िए, समझिए। तब तक के लिए हम लोग जो है कि अगले लेक्चर में मिलते हैं। जय हिंद।